हाँ जी। तो आज टाइप्स ऑफ रिलेशन करना है अपने को। पिछली वाली क्लास में आप लोगों ने रिलेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, ऑर्डर पेयर वगैरह सारी चीजें जान ली थी। बेसिक एलिमेंट्री चीजें रिलेशन के बारे में पता चल गई थी। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करनी है। जो भी सवाल पूछा जाता है रिलेशन में, वो एक्चुअल में रिलेशन का टाइप्स ऑफ रिलेशन से ही पूछा जाता है। तो रिलेशन का ये जो दूसरा लेक्चर, इसमें जितने वीडियो बनेंगे, यही वाला ज्यादा जरूरी पार्ट है। तो देखिएगा जरा, पहले हमने बताया था रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन की डेफिनेशन के लिए हमने क्या कहा था कि अगर ए से बी पे कोई मैपिंग कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन रहे हैं वो सारे के सारे ए से बी के लिए एक रिलेशन बनाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि रिलेशन आर मैंने लिया विच इज डिफाइंड ऑन सेट ए। ऑन सेट ए का मतलब क्या हुआ भाई? मैंने बताया था आर ए टू ए, ये बताया था क्या भाई? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर हमसे बोला जाए, कुछ एक टर्मोलॉजी निकालने की बात करी जा रही है, जरा जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहला टाइप आता है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या होता है? वॉइड रिलेशन, जैसा कि हमने बताया था कि अगर ऐसा लिखा है तो आर क्या है? आर आपका ए क्रॉस ए का कोई सबसेट है, ऐसा बताया था कि नहीं? अगर आर ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट है तो भैया वो सबसेट में एक जगह हमने पढ़ा था शुरुआती दिनों में कि एक सबसेट वहां पर नल सेट भी होता है। तो वॉइड रिलेशन क्या होगा? वॉइड रिलेशन बेसिकली वो रिलेशन जो यहां पर नल सेट बनाएगा। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं, फाइव बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए इज नल सेट। ठीक। दूसरा टर्म जानते हैं, आसान सी बात है ये तो, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? ये कहा जाएगा आर अगर इक्वल हो जाए ए क्रॉस ए के तो यूनिवर्सल रिलेशन बन जाता है। अभी तीसरी बात आई, ये जरा ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या है? यहां से काम की बातें चालू हो जाती हैं। ये तो नॉर्मल सी बात थी जो आप समझ रहे थे। हाँ, तो आइडेंटिटी रिलेशन अगला देखते हैं। बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, फिर से हटाना पड़ा तुमको। आइडेंटिटी रिलेशन अगला है तीसरे नंबर का। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है भाई? यहां से बात थोड़ी जरूरी है और बहुत ध्यान देने वाली है, जरा समझिएगा। वो शुरुआत के दो तो वॉइड और यूनिवर्सल तो ऐसे ही हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है जरा समझे। यहां पर भी वो कंडीशन एप्लीकेबल है क्या? रिलेशन आर डिफाइंड ए टू ए, ये कंडीशन चलेगी। उसके आगे की बात कर रहा हूं फिर मैं, जरा गौर करिएगा। मेरी डेफिनेशन बड़ी आसान सी, बड़ी छोटी सी। ओनली A comma A belongs to R for all A belongs to set A. For all A belongs to set A. क्या कह रहा है? कह रहा है A comma A होना चाहिए R में, और for all A, और only लगा दिया मैंने। only का मतलब एक्सक्लूसिवनेस आ गई कि केवल यही हो, इसके अलावा और कुछ ना हो। तो ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कह देंगे। ठीक है, एग्जांपल से जाने जरा। 1 2 3, तो रिलेशन लिख रहा हूं, क्या लिखोगे? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 1 2 2 3 3। चेक करो जल्दी से, ये होगा क्या? ये होगा क्या? फिर अगर ये है तो फिर जरा मेरे को ये बताओ, मैंने एक और बनाया, जरा बताओ ये भी होगा क्या? 2 2 1 1 2 2, क्या ये भी होगा?
एक और बनाया मैंने, क्या ये भी होगा? देखें जरा, इन तीनों में अगर थोड़ा सा डिफरेंस समझे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से दिमाग में जाता है। ये कह रहा था, डेफिनेशन कह रही ओनली, यहां पर गौर करने वाली बात है ओनली और फॉर ऑल, ये दो बातें गौर करने वाली। मैंने कहा केवल होना चाहिए a, a केवल a, किसमें है? ये वाले में है, ये वाले में है, लेकिन इसमें केवल a, है क्या? नहीं है, ये घट गया। फिर कह रहा हूं फॉर ऑल a होना चाहिए, फॉर ऑल a, सारे a क्या? जो सेट a के एलिमेंट है, 1 1 2 2, भैया यहां पर 3 3 गायब हो गया, यानी एक्चुअल में ये नहीं है, तो केवल रह गया ये। बात समझ में आई? ये दो बातें हैं, इसी छोटी सी डेफिनेशन में दो जरूरी बातें छुपी हुई हैं, वो अपने दिमाग में रखेंगे तो जाकर बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाता है। ठीक, तो ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन, जो भी यहां पर सेट अवेलेबल है वो 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से बनने चाहिए। फिर इसी का जोड़ीदार रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्या है भैया? देखो जरा, रिफ्लेक्सिव की भी यही डेफिनेशन है भैया, a, belongs to R, for all a belongs to set A, इतनी सी डेफिनेशन बस, ना इसके आगे ना पीछे, बस यहां पर मैंने ओनली उड़ा दिया। अब यहां पर जो केयर करने वाली बात है वो ये है केयर करने वाली बात, ओनली उड़ा दिया। यानी फिर वही एग्जांपल लेते हैं, फिर वही 1 2 3 रिलेशन लिखो, R1 एक रिलेशन लिख रहा हूं, देखना जरा, 1 1 2 2 3 3, R2 एक रिलेशन लिख रहा हूं, 1 1 2 2 3 3 1 3, R3 एक रिलेशन लिख रहा हूं, 1 1 2 2 1 3। जरा जल्दी से इन तीनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्रिएट करके देखते हैं। ये कह रहा था कि a, होना चाहिए सारे a के लिए, लेकिन यहां पर एक्सक्लूजन वाली कंडीशन की केवल और केवल a, हो ऐसी नहीं लगी हुई है, यानी a, हो, उसके अलावा कुछ और हो या ना हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है क्या? फॉर ऑल a, अवेलेबल है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर अगर आप देख रहे हैं क्या यहां पर भी ये है? बिल्कुल सही बात है। क्या यहां पर है? नहीं, गलत, नहीं गलत, यहां पर नहीं है। यहां पर 3, 3 अवेलेबल नहीं था, इसलिए कह दीजिएगा भैया R3 आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है और बाकी दोनों रिफ्लेक्सिव हैं। अब इनको अगर कंबाइन करें तो एक जानकारी निकल के आती है, वो ये कि भैया ये वाला एग्जांपल तो यहां पर भी था और यहां पर भी आ गया, और ये वाला एग्जांपल मैंने यहां लिखा था लेकिन वो फेल हो गया था, लेकिन यहां पर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, और वो इस ओनली की वजह से चेंज हो जाता है। ठीक बात है बेटा? तो फिर आप नोट बनाकर नीचे एक पॉइंट लिख लें अपनी नोटबुक में कि all reflexive relation is, all identity relation is reflexive, but all reflexive relation need not to be identity। ठीक, यानी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव का ही एक पर्टिकुलर केस है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में आना चाहिए।
ठीक। अब अगले दो आ रहे हैं, ये दो तो भैया सबसे ज्यादा जरूरी हैं, ये दो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जो अगले दो आ रहे हैं जरा गौर करिएगा अगले दो के बारे में। अगला है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है जरा समझें। और अगला एक और है, इन दोनों में बड़ा खास होता है, कुछ एक रिलेशन है, इसलिए इसको थोड़ा स्पेसिफाई करके अलग से बताते हैं। इसकी डेफिनेशन है इफ A, B belongs to relation R, then B, A also belongs to relation R। यहां पर भी वो कंडीशन अप्लीकेबल है कि A से A पर ही ऑन द सेट A रिलेशन अगर डिफाइंड हो रहा है तब के लिए लिखा हुआ है। यहां मैं एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूं, वो है ये इफ और ये है देन। इफ देन को हाईलाइट किया क्यों, अभी थोड़ी देर बाद समझते हैं। पहले एग्जांपल ले लें और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर वही आसान सा एग्जांपल, इससे आगे और क्या आसान होगा, ये 1 2 3 बार बार वही ले लेते हैं। चलो आर लेते हैं रिलेशन। ये कह रहा है ए बी है तो बी ए होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। यानी मैंने इस बात को खोपड़ी में रखा और फटाक से मैंने बना दिया एक रिलेशन, बना दिया एक रिलेशन। अब जल्दी से बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखते हैं देखते हैं। कह रहे 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 है, 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 खुद तो वो भी है, इसलिए कह दीजिएगा थ्रू आउट। यहाँ 2 1 है तो इसका उल्टा है 1 2, वो भी अवेलेबल है, इसलिए कहेंगे ये एक रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन है। एक और एग्जांपल लिखता हूं, जरा आइडेंटिफाई करें और मुझे बताएं क्या ये भी होगा। थोड़ा सा चेंज करेंगे और आप अपनी खोपड़ी में बत्ती जलाएं और मुझे बताएं क्या ये है कि नहीं। अब यहां पर एक आ गया 3 1, भैया 3 1 लिखा है, इसका उल्टा वाला अवेलेबल नहीं है 1 3, इसलिए कहेंगे ये नहीं है, नो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। रीजन ये कि 1 3 मिसिंग है, 1 3 होना चाहिए था। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। फिर अगला आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है भैया, जानो जानो बाबू जानो। ये कह रहा है इफ A, B belongs to relation R and B, C belongs to relation R, then A, C also belongs to relation R। अब ये वाला जो है ना, ये भी वही कंडीशन फॉलो कर रहा है, A से A पे डिफाइंड होना चाहिए, उसी के आगे बात करेंगे हम। तो भैया ए बी अगर रिलेशन आर में है, बी सी रिलेशन आर में है, तो ए सी रिलेशन आर में जरूर होना चाहिए। और फिर से यहां इफ देन जो लिखा है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, आप भी अपनी नोटबुक में हाईलाइट कर लेना, हाईलाइट कर लेना, अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करी जाएगी इसकी। देखो जरा एक एग्जांपल, फिर वही अपना 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करते करते बोर हो गए, बार बार वही 1 2 3 1 2 3 चल रहा है। आर लिख रहे हैं, जरा गौर करें। आर एग्जाम्पल 1 2 1 1 2 1 चेक करा जाए क्या ये आपका ट्रांजिटिव। देखो भैया
अब जो ट्रांजिटिव वाला है ना, इसको तो बड़ा केयर के साथ करना पड़ता है, ये मजाक नहीं लेते हम। आगे इससे पहले वाले तो इजीली समझ में आ जाते हैं, कर लिए जाते हैं, लेकिन इसको करने के लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत है। हम क्या कह रहे हैं, ए बी अगर रिलेशन में है और साथ में बी सी भी रिलेशन में, तो डेफिनेटली ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अब जरा देखना इस एग्जांपल के साथ 1 2, मैं एग्जांपल को एक एक एलिमेंट के साथ ले रहा हूं। 1 2 रिलेशन में है तो 2 से चालू होने वाला 2 1 है, वो भी अवेलेबल है। क्या अगर ये दोनों हैं तो होना चाहिए 1 1। क्या वो अवेलेबल है? बिल्कुल है। ये तो भाई होल्ड कर रहा है, ये एलिमेंट की डेफिनेशन ये तो होल्ड कर रहा है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैंने 1 2 से चालू करके देख लिया तो फिर मैं 1 1 से भी चालू करके देखूंगा। तो 1 1 से अगर मैंने चूज किया तो 1 से चालू होने वाला कौन सा है? 1 2। तो इनको मिलाओगे तो क्या बचेगा? 1 2। अगर 1 1 है, 1 2 है, ये इस डेफिनेशन से कह रहे हैं भैया हम, ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। बीच वाले हटा देते हैं, ये बीच वाले हटा दिए, ये बीच वाले हटा दिए, क्या बचा? 1 2। ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, ये बोकस है, बोकस। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको कभी ना चेक करो, कभी भी ना चेक करो, केवल दूसरे वाले को देख लो इनके अलावा। क्यों? ये हर बार मिलके यही तो बनाएगा। खोपड़ी चलाओ, ये हर बार जिससे मिलेगा वही दूसरा वाला ही तो आएगा, इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी दिखा दिया। अभी अगला 2 1, 2 1 है और 1 से चालू होने वाला 1 2 भी है, तो डेफिनेटली होना चाहिए था क्या? 2 2। क्यों? इनको उड़ा दिया तो हमारा 2 2 2 2। अब यहां पर पंगा हो गया भैया, ये तो अवेलेबल नहीं है यहां पर। यानी हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जो अभी हमने एग्जांपल लिखा है ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब हम वो एग्जांपल लिखना चाह रहे हैं इसी को मॉडिफाई करके, सच दैट कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो बेटा जी क्या लिखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव बन जाए? अगर इसमें 2 2 हो जाए तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये है लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ में आई क्या? अब हम क्या कह रहे हैं जरा देखना, 2 कॉम्बिनेशन मैंने चेक किए थे वो होल्ड कर गया, तीसरा वाला नहीं किया। यानी ये इनडायरेक्टली एक बात ये भी कह रहा है कि भैया जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे सारे चेक करने हैं, सारे चेक करने, एक भी नहीं हुआ तो उसको हम छोड़ देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, मतलब वो नहीं है यहां पर, इसलिए कहेंगे ये नहीं था लेकिन अब ये बन गया, ये बन गया। ठीक, बात समझ आई? तो ये था ट्रांजिटिव की डेफिनेशन और कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे। अभी तो ये एलिमेंट वाली बातें आसान हो रही है, एग्जांपल में जाएंगे तो और थोड़ा अच्छे से बात को समझ में आएगा। अब यहाँ पर बारी आ रही है, ये जो नीला नीला है, ये नीला नीला क्या था जरा इसको भी समझ लो। ये नीला कह रहा है कि इफ देन स्टेटमेंट अगर आपको याद आता हो 11th क्लास में मैथमेटिकल रीजनिंग के एक छोटा सा चैप्टर हुआ करता है जिसमें आपने जरूर पढ़ा होगा, और उसमें क्या था? उसमें था इफ देन स्टेटमेंट को लिखा करते थे P implies Q, सिंबॉलिकली P implies Q करके लिखते थे। ये कब ट्रू था कब फॉल्स था इसकी जानकारी जरा एक टेबल बनाकर ले लेते हैं फटाफट। देखना भैया, फटाफट टेबल बना रहे हैं हम। ब्लू शायद कम दिख रहा हो तो ब्लैक से ही लिख लेता हूं। P तो लिख चुके हैं, यहां पर ट्रू लिया, यहां पर ट्रू लिया, ये ट्रू लिया, ये फॉल्स लिया, ये फॉल्स लिया, यहां ट्रू लिया और फॉल्स और फॉल्स। अब जरा याद करो इसकी ट्रूथ टेबल बनती कैसे थी, इसकी ट्रूथ टेबल बनती कैसे थी। इफ देन स्टेटमेंट में अगर दोनों ट्रू हैं तो आउटकम ट्रू था, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आउटकम क्या था? आउटकम फॉल्स था। अगर पहला फॉल्स
और दूसरा ट्रू हो या फॉल्स हो, तो क्या थे? फॉल्स। क्या था? फॉल्स। फॉल्स भैया, ये ट्रू था, ये ट्रू, ये ट्रू था, ये ट्रू था, ये ट्रू था, ये ट्रू था, ट्रू। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे, अरे कैसे, ऐसे कैसे? फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गए फिर भी ट्रू हो गया? अरे नहीं भैया, ऐसे कैसे? ये इफ देन स्टेटमेंट है, आपको समझना चाहिए। इफ देन का मतलब ये हुआ कि अगर पहला वाला अवेलेबल है तो हम दूसरा वाला अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। अगर पहला वाला अवेलेबल ही नहीं है तो हम दूसरा वाला क्यों चेक करेंगे? फिर हम नहीं चेक करेंगे। इसीलिए अगर पहला अवेलेबल है तो दूसरा अवेलेबल होना चाहिए, अगर नहीं है तो फॉल्स होगा। इफ देन केवल एक वजह से फॉल्स होता है, जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स। यानी बात समझो जरा, बहुत जरूरी। यहां पर ये दोनों जो मैंने डेफिनेशन लिखी, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की, इन दोनों में इफ और देन वाला स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो रहा है। यानी हम कहेंगे कि जब भी कभी पहला वाला होगा तो दूसरा देखेंगे। अगर पहला गायब है तो दूसरा नहीं देखना। मतलब मान लो 1 2 पहला है नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती दूसरा वाला 2 1 ढूंढ रहे हैं कि 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। या यहां पर, यहां 1 2 है, फिर 2 3 नहीं है, लेकिन हम सीधे 1 3 ढूंढना चाह रहे हैं, कुछ भी इस तरीके से ढूंढना चाह रहे हैं, वो नहीं करेंगे। पहला अगर हो तभी हम दूसरा वाला ढूंढें। इसका एक जो दूसरा साइड इफेक्ट निकल के आता है, बड़ा गजब सा। अगर पहला वाला है ही नहीं, गायब पूरी तरीके से, वॉइड रिलेशन, थोड़ी देर पहले बताया था, वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन क्या था? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर नल रिलेशन लिया हुआ है आपने, तो बेटा जी नल रिलेशन के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या वो सिमेट्रिक होगा? क्या वो सिमेट्रिक होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहला फॉल्स, दूसरा कुछ भी हो, वो क्या निकला? ट्रू। क्या वो ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? इसी वजह से। इसलिए नोट बनाना बेटा जी, ये लिखना और ये स्टेटमेंट जरूर लिखना। क्या? वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑलवेज। ठीक, बात समझ में आई क्या? ये तो आपका ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक की बात करी मैंने। फिर इनके बाद एक और आता है, जल्दी से लिख लो, वो भी जल्दी से लिख लिया जाए, वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या भैया? ये बड़ा छोटा सा है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। वो रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ऐसे रिलेशन जो तीनों रिलेशन होते हैं वो आपका सीधे सीधे इक्विवेलेंस बन जाते हैं। रिलेशन व्हिच आर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और ऐसे रिलेशन को हम बोल देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, ये तो हमने पूरा कवर किया। इनकी डेफिनेशन ये बड़ी काम की भैया, ये बहुत काम की है। यही है आती आपके बोर्ड में, यही बोर्ड में पूछी जाती है कि भैया प्रूफ करो, बताओ कि ये किस तरीके से रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या क्या है, ये क्या बन रहा है, ये बताओ। तो ये काम की चीजें हैं। इस चैप्टर में जो काम का है वो यही वाला पार्ट है। अब इसके एप्लीकेशन में आते हैं। तो एप्लीकेशन अगली वाली वीडियो पे कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ लोग जो चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि भैया मुझे पता नहीं चला ये वीडियो कब आ गया, कैसे हो गया। तो भैया सब्सक्राइब करोगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना।